Hello everyone, I am Shalini Singh and welcome back to Achieve It. Today we are going to start the fifth unit from Home Science Class 12th and the name of this unit is रिसोर्स मैनेजमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है। देखो, रिसोर्स का मतलब होता है संसाधन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी फैमिली हो, उसको अच्छे से चलाने के लिए रिसोर्स को मैनेज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब ये जो हमारे रिसोर्स हैं ये दो टाइप के होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज में आपका मनी आ जाता है, स्पेस आ जाता है, ठीक है, और ह्यूमन रिसोर्सेज में इंसान आ जाते हैं। आप देखते हो, अगर मैं फैमिली की बात करूं तो आपके घर में बहुत सारे ऐसे ह्यूमंस हैं जो आपके काम आते हैं। जैसे आपके घर हो सकता है कोई बर्तन धोने के लिए आता हो, कोई कपड़े धोने के लिए धोबी आता हो। तो ये लोग क्या हैं? ये लोग ह्यूमन रिसोर्स हैं, ठीक है। आपके लिए ये क्या करते हैं? आपके काम को आसान बनाते हैं, ठीक है। और नॉन ह्यूमन रिसोर्स कैसे हो गया? आपका घर हो गया, आपकी जो सैलरी आ रही है, जो आपके घर में पैसे आ रहे हैं, उनको हम नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज कह सकते हैं। तो इस यूनिट में हम यही पढ़ेंगे कि इन रिसोर्सेज को मैनेज कैसे किया जा सकता है, ठीक है। और इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा, उसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इस चैप्टर में बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस पे फोकस किया गया है कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कितना इम्पोर्टेंट है। आपको पता है, खाली पैसे से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती। आपके पास कितने भी पैसे हो, कितनी भी बड़ी स्पेस हो, कितनी भी बड़ी जगह हो, आप ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चला सकते जब तक आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज ना हो, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे मैनेज किया जाए। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो होता है वो क्या करता है? वो एम्प्लॉयज़ को रखता है, उनको ट्रेनिंग देता है, उनको नियम समझाता है कि क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या रेगुलेशंस हैं, उनको कैसे फॉलो करना है। उसके बाद अगर एम्प्लॉयज़ को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई तकलीफ़ होती है, तो उनको सॉल्व भी एचआरएम ही करता है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ही उसको सॉल्व करता है। उसके बाद अगर किसी एम्प्लॉय ने बहुत अच्छा काम किया है तो उसको रिवॉर्ड भी दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सब इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर काम करता है, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर लेट्स हैव अ लुक ऑन द सिलेबस। ओके, तो ये रहा हमारा सिलेबस। आप देख सकते हो कि यूनिट 5 जिसका नाम है रिसोर्स मैनेजमेंट, इसका फर्स्ट चैप्टर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस में हम पढ़ेंगे रिक्रूटिंग एंड स्टाफिंग, कि कैसे एम्प्लॉयज़ को रखा जाता है, कैसे उनकी रिक्रूटमेंट कराई जाती है। उसके बाद है ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कैसे ट्रेनिंग दी जाती है, उनके स्किल्स को डेवलप किया जाता है। उसके बाद है रिटेंशन एंड रेड्रेसल, अगर एम्प्लॉयज़ को कोई शिकायत है तो उसको कैसे दूर किया जाए, ये भी देखा जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। उसके बाद लास्ट है प्रिपेयरिंग फॉर अ करियर, कि अगर आप इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हो तो आपके पास क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो हुआ सिलेबस। अब हम चलते हैं चैप्टर की ओर। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेक्शन द लर्नर विल बी एबल टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद लर्नर्स ये एक्सप्लेन कर पाएंगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है। उसके बाद डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। लर्नर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस को भी डिस्कस कर पाएंगे। उसके बाद है डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, जो हमारे एचआर होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है उसको भी लर्नर्स डिस्क्राइब कर पाएंगे। आइडेंटिफाई क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड बाय अ सक्सेसफुल एचआर प्रोफेशनल, एक सक्सेसफुल एचआर प्रोफेशनल के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, इसको भी लर्नर्स आइडेंटिफाई कर पाएंगे और वो समझ पाएंगे कि अगर वो भी इन फ्यूचर इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो उनके अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। सबसे पहले दिया गया है यहाँ पे इंट्रोडक्शन।
आप सबने देखा होगा कि एक जॉब के लिए बहुत लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछ लोगों का ही होता है। तो ये जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, मतलब जो लोगों की सीवी दी जाती है, रिज्यूमेस दिए जाते हैं, उनको शॉर्ट लिस्टेड कौन करता है? उनको शॉर्ट लिस्टेड करने का काम एचआर डिपार्टमेंट करता है, ठीक है। और फिर एचआर डिपार्टमेंट ही इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराता है, लोगों को जॉब के लिए प्रेरित करता है, जॉब के लिए अट्रैक्ट करता है, ट्रेनिंग दिलवाता है लोगों को अगर जॉब पीरियड में अगर वो जॉब कर रहे हैं और उस कंपनी में उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी एचआर डिपार्टमेंट ही करता है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ही एम्प्लॉयज़ को रखता है, उनकी क्वालिटी को इन्हेंस करता है, उनकी स्किल्स को इन्हेंस करता है, साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन में वो एक तालमेल बनाने की कोशिश करता है कि अगर एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको सॉल्व किया जाए, ऑर्गेनाइजेशन में किन एम्प्लॉयज़ को रखा जाए जिससे ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा हो। तो ये सारी चीज़ें हमारा एचआर डिपार्टमेंट ही देखता है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ही देखता है। क्लास 11th में आप ह्यूमन रिसोर्स की इम्पोर्टेंस तो पढ़ ही चुके हो। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द फील्ड ऑफ एचआरएम एज अ पोटेंशियल करियर ऑप्शन एंड व्हाट इट इंटेल्स। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एचआरएम जो है ये कैसे एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, और इसमें और कौन से काम होते हैं, मतलब और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो एचआरएम के अंदर आती हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आती हैं, ठीक है। In the past, large organizations had a personal department which was largely responsible for hiring people, maintaining paperwork, and paying the employees. पहले के समय में क्या होते थे? पहले के समय में पर्सनल डिपार्टमेंट होते थे जो लोगों को हायर करते थे, पेपर वर्क को मेंटेन करते थे और एम्प्लॉयज़ को पेमेंट देते थे। लेटर इट वॉज रिप्लेस्ड बाय ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। बाद में इसको रिप्लेस कर दिया गया ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से, which played a major role in selection, staffing, training, and helping the workforce to improve capability and achieve better performance. और ये जो HR डिपार्टमेंट है, ये क्या करता है? ये एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करता है, उनको ट्रेनिंग देता है, उनको हेल्प करता है कि वो कैसे अपनी स्किल्स को और ज़्यादा बढ़ा सके, कैसे अपनी परफॉर्मेंस को और बेटर कर सके। In recent times, the phrase talent management is being used globally to refer the activities of HR professionals to attract, develop and retain employees. तो आजकल एक फ्रेज़ यूज़ होता है जिसका नाम है टैलेंट मैनेजमेंट। ये फ्रेज़ बहुत ही व्यापक स्तर पे यूज़ हो रहा है और इसमें क्या किया जाता है, इसमें एचआर प्रोफेशनल की एक्टिविटीज़ को बताया जाता है कि एचआर प्रोफेशनल्स का काम क्या होता है। इनका काम होता है एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करना, उनको डेवलप करना और उनकी परफॉर्मेंस को और बेटर करना, और अगर एम्प्लॉयज़ के अंदर कोई भी कमी है तो उसको दूर करना, ठीक है। और अगर एम्प्लॉयज़ को कोई शिकायत भी हो रही है कंपनी में रह के, उनको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो उसको सॉल्व करना, ठीक है। अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस की। Workforce is vital for any organization. All organizations are meant by people regardless of their size or extent of its resources. देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो वर्कफोर्स है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वर्कफोर्स यानी कि मतलब जो लोग हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वहाँ पे काम करते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो या बड़ी हो, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी of any organization is largely dependent on the quality of its manpower, the capabilities and the performance of its human resource. देखो, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस देखनी है, देखना है कि वो ऑर्गेनाइजेशन फ़ायदे में चल रही है या नहीं,
तो ये डिपेंड किस पे करेगा, वहाँ के एम्प्लॉयज़ पे। वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि संस्था की परफॉर्मेंस कैसी होगी। अगर ह्यूमन रिसोर्स अच्छा है हमारा, अगर हमारे पास एम्प्लॉयज़ अच्छे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन भी प्रॉफिट में रहेगी, अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होगा। Let's take a closer look at the role and responsibilities of professionals in the field of human resource management. तो चलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो लोग काम करते हैं, जो एचआर होते हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या उनका रोल होता है, उसको देखते हैं। Let us first understand HRM. It can be defined as a strategic and coherent approach to the management of an organization's most valued asset, its human capital. The people working in the organization who individually and collectively contribute to the achievement of the organizational goals effectively and efficiently. देखो, सबसे पहले हम एचआरएम को समझेंगे कि एचआरएम होता क्या है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है। इसको देखो ऐसे डिफाइन किया जा सकता है कि ये क्या होती है, एक स्ट्रेटजी होती है, एक अप्रोच होता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सबसे वैल्यूएबल असेट को मैनेज करता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सबसे वैल्यूएबल चीज़ क्या होती है, वहाँ के वर्कर्स। तो उन वर्कर्स को मैनेज करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, क्यों ये वर्कर्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये या तो अकेले काम करें तभी भी संस्था के भले के लिए काम करते हैं, अगर ये मिल के काम करें, कई वर्कर्स एक साथ मिल के काम कर रहे हैं तो भी ये संस्था के भले के लिए ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर अपने गोल्स की तरफ बढ़ना है, अपने गोल्स को पाना है, तो ये ज़रूरी है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले, उनको अच्छी ट्रेनिंग दी जाए। ठीक है, HRM also focuses on maximizing the कैपेबिलिटीज़ एंड परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कफोर्स। तो जो हमारा HRM होता है, यानी कि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, ये क्या करता है, ये वर्कफोर्स की कैपेबिलिटी को और उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। ठीक है, thus HRM is concerned with getting better results with the collaboration of people by focusing on people's issue and refers to all the activities implemented and used to affect the behavior of the employees. तो सबसे पहले HRM क्या करता है, उस HRM का काम ही है कि वो क्या करे, संस्था के लिए बेटर रिजल्ट लाए। ठीक है, तो ये बेटर रिजल्ट कब लाएगा, वो जब वो क्या करेगा, जो भी वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको उसके ऊपर फोकस करेगा और फिर कुछ नियम बनाएगा, उनको लागू करेगा और जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। HRM इज़ एन integral but distinctive part of management which helps in attaining maximum individual development by providing desirable working condition and improving relationship between employees and employers as well as among the employees themselves. तो जो HRM है इसका काम खाली इश्यूज़ को ही रिजॉल्व कराना नहीं होता, इसका काम एम्प्लॉयर्स के बीच में और एम्प्लॉयज़ के बीच में अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करना भी होता है। ठीक है, अगर मालिक और वर्कर में अच्छा रिलेशनशिप नहीं होगा, अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर पाएगी। और उसी के साथ साथ जो हमारे वर्कर्स हैं उनके बीच में भी आपसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए। सेकेंड है, HRM is a multifaceted process involving various areas like selection and placement of personnel, their induction and training, performance appraisal, career planning and potential development of personnel etc. तो जो HRM है इसके द्वारा बहुत सारे काम किए जाते हैं। ये वर्कफोर्स को सेलेक्ट करता है, यानी कि जो भी वर्कर्स हैं उनको सेलेक्ट करता है, उनकी प्लेसमेंट करता है, उसके बाद उनको ट्रेनिंग देता है, अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो उनको अवार्ड भी दिया जाता है। ठीक है, उनके
ग्रोथ को भी ध्यान में रखा जाता है कि अगर कोई अच्छा एम्प्लॉय है, कोई अच्छा वर्कर है, तो उसको कैसे और भी अपॉर्चुनिटीज़ दी जा सकती है। ये सारा कौन देखता है? ये सारी चीज़ें एचआरएम देखता है। सिलेक्शन और ट्रेनिंग के अलावा एचआरएम मोटिवेशन देने का भी काम करता है। वो वर्कर्स को मोटिवेट करता है, वो वर्कर्स के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी लाता है। खुद भी उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है। अगर कोई एचआर है, मान लो हर कंपनी में कोई ना कोई एचआर ज़रूर होता है, कभी कभी एक से ज़्यादा एचआर भी हो सकते हैं। तो जो एचआर होते हैं वो क्या करते हैं, वो वर्कर्स को मोटिवेशन भी देते हैं, साथ ही साथ उनको ये भी सिखाते हैं कि कैसे आप एक अच्छा लीडर बन सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ वो रिसोर्सेज को भी मैनेज करते हैं, ट्रेनिंग तो देते ही हैं। तो इस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चलाने के लिए जो भी सारा काम होता है, वो सब कुछ कौन करता है? एक एचआर करता है। ठीक है, एचआरएम ऑल्सो इंक्लूड्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। HRD is the process of increasing the knowledge, skills, and capacity of the personnel in the organization. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी शामिल है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज भी करना है, साथ ही साथ ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना है। यानी कि वर्कर्स को काम पे रखा, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, साथ ही साथ उनके डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना है कि कैसे उनकी नॉलेज को आप इंक्रीज़ कर सकते हो, उनकी स्किल्स को, कैपेसिटी को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या हो? फ़ायदा हो। इट ऑल्सो एम्स एट गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अ प्रोडक्टिव वर्क फोर्स कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड द इकोनॉमिक गेन्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो, जो एचआरएम होता है उसका एक ये भी एम होता है कि वो उन वर्कर्स में से बेस्ट वर्कर्स को निकाले। कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, तो हो सकता है कि उनको और ज़्यादा ट्रेनिंग देके उनको उनसे और ज़्यादा काम लिया जा सके, उनसे और अच्छा काम लिया जा सके। तो ये भी काम एचआरएम का होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का होता है कि वर्कर्स को वो ट्रेनिंग दे और उनका बेस्ट वर्जन वो तैयार करे। ठीक है, इससे क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन को इकोनॉमिक गेन्स होंगे। ठीक है, Managements must foresee and ensure that there is an appropriate match between individual abilities and organizational needs. जो एचआरएम है उसको ये भी पता होना चाहिए, उसको ये भी इंश्योर करना चाहिए कि जिन वर्कर्स को वो काम में रख रहा है उनकी एबिलिटीज़ और ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत एक जैसी है कि नहीं। मान लो ऑर्गेनाइजेशन को किसी ऐसे वर्कर की ज़रूरत है जो कि कंप्यूटर पे अच्छा काम कर सकता है, लेकिन अब आपने ऐसा वर्कर रख लिया जो कि कंप्यूटर पे काम करना ही नहीं जानता, तो इससे क्या होगा? इससे ऑर्गेनाइजेशन को घाटा हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो जो एचआरएम होता है वो ये भी ध्यान रखता है कि जो उनके वर्कर्स हैं उनकी एबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत से मैच कर रही है या नहीं। Some persons may be qualified but may not be adequately trained for the specific task that they are required to perform and hence need to be given additional training and further education. देखो, कुछ पर्सन्स ऐसे हो सकते हैं जिनके पास हो सकता है बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन हो, बहुत हायर क्वालिफिकेशन हो, मगर उनके पास ट्रेनिंग नहीं होती। उनसे जो काम हमें लेना है उस काम को वो अच्छे से नहीं कर पाते। तो उस समय क्या किया जा सकता है? उनको ट्रेनिंग दी जा सकती है, उनको थोड़ी सी और एजुकेशन दी जा सकती है, जिससे क्या हो, वो उस काम को अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि किसी के पास अच्छी क्वालिफिकेशन है तो वो हर काम को अच्छे से कर लेगा। कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ मे नॉट रिमेन कॉम्पिटेंट फॉर एवर। देखो, ज़रूरी नहीं है कि जो सक्षम वर्कर है वो हमेशा सक्षम रहे। हो सकता है कभी उसकी क्वालिटीज़ कम हो जाएं, हो सकता है समय के साथ साथ चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ें, नई नई टेक्निक्स आएँ और जो वर्कर है जो अभी तक सक्षम था उसको नए टेक्निक्स के साथ काम करना ही ना आता हो। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई पर्सन, कोई वर्कर आज सक्षम है तो वो 10 साल बाद भी सक्षम ही रहेगा। ठीक है,
Thus, persons who have been with the organization for considerable period of time and perform well may need capacity building and upgradation of skills to meet new challenges in the work environment. देखो, तो इसीलिए जो लोग बहुत लंबे समय से भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनको भी ज़रूरत होती है अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने की, ठीक है, ताकि वो नए चैलेंजेस को ले पाएँ, नए चैलेंजेस को स्वीकार कर पाएँ और उन चैलेंजेस में अपने आप को अच्छा दिखा पाएँ, अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएँ, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया गया है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एचआरडी, कि एचआरडी करता क्या है। देखो सबसे पहले वो क्या करता है, सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट, वर्कर्स को सेलेक्ट करता है, उनकी रिक्रूटमेंट करता है, उसके बाद उनको ट्रेनिंग देता है, उसके बाद उनको गाइडेंस देता है कि कैसे आप और ज़्यादा अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। किसी काम में अगर उनको दिक्कत हो रही है तो जो एचआरएम होता है वो उनको गाइडेंस देता है। रिड्रेसल एंड ग्रीवेंसेस, अगर एम्प्लॉयज़ को कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई शिकायत हो रही है तो उनको भी वो सॉल्व करता है। सस्टेनिंग हाई परफॉर्मेंस, एम्प्लॉयज़ को हाई परफॉर्मेंस की तरफ ले जाता है, मतलब एक एम्प्लॉय के अंदर जितनी अच्छी उसकी क्वालिटीज़ हो सकती है उन सबको बाहर लाने की कोशिश एचआरएम करता है। फिर उसके बाद है मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी, ये सब होने के बाद अपने आप उस वर्कर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, वो अच्छा काम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। The primary aim of HRM is to ensure that productivity of the organization is maximized through improving work life of employees, treating them as a vital and critical resource and helping them to be as effective as possible. एचआरएम का मेन एम क्या होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाए, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए। और ये प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी कैसे, जब एम्प्लॉयज़ को अच्छी वर्किंग कंडीशन मिलेगी, एम्प्लॉयज़ को ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, उनको इम्पॉर्टेंस दी जाएगी, उनकी हेल्प की जाएगी। In this effort, HRM focuses on personal development, employee satisfaction and compliance with regulations. अब इसके लिए HRM फोकस करता है पर्सनल डेवलपमेंट पे, एम्प्लॉयज़ की सेटिस्फैक्शन पे, कि एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि मिले और नियमों का पालन किया जाए, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स। तो अब हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो प्रोफेशनल्स काम करते हैं, यानी कि जो हमारे एचआर होते हैं, उनके फंक्शंस को देखेंगे। मेजर फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस टैलेंट मैनेजमेंट आर, तो यहाँ पे कुछ मेजर फंक्शंस दिए गए हैं। तो सबसे पहला है रिक्रूटिंग एंड स्टाफिंग, गेटिंग द बेस्ट एम्प्लॉयज़। देखो रिक्रूटमेंट निकाली जाती है और लोगों को रखा जाता है, और इसमें ये कोशिश की जाती है कि बेस्ट एम्प्लॉयज़ को रखा जाए, बेस्ट कर्मचारियों को रखा जाए। सेकंड है ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग एम्प्लॉयज़। जब एम्प्लॉयज़ को रख लिया गया, उनकी स्टाफिंग हो गई, तो अब उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, उनकी स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश की जाती है। तीसरा है रिटेंशन एंड रिड्रेसल, कि अगर कोई शिकायत है किसी वर्कर को तो उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाए। इसमें सबसे पहले क्या होता है, इंश्योरिंग कंप्लायंस ऑफ रेगुलेशंस, जो भी नियम बनाए गए हैं ये देखा जाए कि उनका पालन अच्छे से हो रहा है या नहीं, उनका अच्छे से पालन करने की कोशिश की जाए। उसके बाद है इंश्योरिंग फेयर सेफ एंड एक्विटेबल वर्क एनवायरनमेंट्स एंड पेइंग फेयर वेजेस टू एम्प्लॉयज़ एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल थ्रू बोनस एंड अदर बेनिफिट्स। जो वर्कर्स हैं उनको सेफ सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट मिले, उनको अच्छी वेजेस मिले, अच्छी वेजेस क्या, फेयर वेजेस मिले, मतलब जैसा वो काम कर रहे हैं उस हिसाब से उनको मजदूरी मिले, ठीक है। उनको समय समय पे परफॉर्मेंस अप्रेजल मिले, अगर उन्होंने कभी अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो उनको अप्रेजल मिले। उनको अप्रेजल कैसे मिल सकता है, बोनस दिया जा सकता है उनको और भी अलग से कोई बेनिफिट्स दिए जा सकते हैं, जिससे क्या हो, एम्प्लॉयज़ को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, ठीक है। सस्टेनिंग हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़,
और जो इन एम्प्लॉयज़ में से जो हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़ होते हैं, मतलब ऐसे कुछ वर्कर्स होते हैं जिनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। होता है ना कि रिक्रूटमेंट एक साथ होती है, एक साथ 2 वर्कर्स को रखा जाता है, लेकिन कोई एक वर्कर हो सकता है जो कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे दे। तो उसको क्या किया जाता है, उसको पहचाना जाता है, उससे और ज़्यादा काम लिया जाता है, उसकी स्किल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है, फिर उसको हायर पोजीशंस भी दी जाती है, ठीक है। तो अब इनको हम बारी बारी देखेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखो पूरा एक चार्ट बनाया गया है जिसमें क्या किया गया है, फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को बताया गया है कि एक ही बार में आप पूरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो फंक्शन है उसको देख सकते हो। तो देखो 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है कि क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहला है रिक्रूटिंग एंड स्टाफिंग, दूसरा है ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग एम्प्लॉयज़, तीसरा है इंश्योरिंग कॉम्प्लियंस टू रेगुलेशन, चौथा है रिटेंशन एंड रिड्रेसल, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहला जो है रिक्रूटिंग एंड स्टाफिंग, इसमें क्या किया जाता है, आपको पता है कि रिक्रूटमेंट निकाली जाती है। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरत है वर्कर्स की, एम्प्लॉयज़ की, तो उनको पहचाना जाता है, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ को देखा जाता है कि कितने नंबर ऑफ़ वर्कर्स की हमको ज़रूरत है। तो उस हिसाब से क्या किया जाता है, पोस्ट निकाली जाती हैं, ठीक है। और फिर जो भी एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं, इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराए जाते हैं और उसके थ्रू फिर लोगों को रखा जाता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। देखो बताया गया है मैन पावर और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, वाइस वर्सा वेरियस जॉब्स। तो पहले जॉब को देखा जाता है, जॉब कैसी है ये समझा जाता है, उसके बाद कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है इसको निश्चित किया जाता है। उसके बाद रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, जब ये पता चल गया कि कितने नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है तो फिर उनका रिक्रूटमेंट किया जाता है और सिलेक्शन किया जाता है। इसमें पहला दिया गया है अट्रैक्टिंग टैलेंट। आप देखते हो कि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू क्या किया जाता है, लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है। तो पहले एडवर्टाइजमेंट निकाली जाती हैं कि लोग अट्रैक्ट हों, फिर सिलेक्शन प्रोसेस होता है। उसके बाद अगर ऑर्गेनाइजेशन को, एचआरएम को अपने काम लायक लोग मिल गए तो वो उनको मोटिवेट करता है कि आओ भैया तुम ज्वाइन करो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। उनको बताई जाती हैं, उनको पॉलिसीज़ बताई जाती हैं, उनको फ़ायदे बताए जाते हैं कि ये फ़ायदे होते हैं। तो उसके बाद उनको मोटिवेट किया जाता है, कॉल किया जाता है, आप देखते हो जॉइनिंग लेटर दिया जाता है। जब ये पहला प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, यानी कि रिक्रूटिंग हो जाती है, स्टाफिंग हो जाती है, उसके बाद आता है हमारा सेकंड प्रोसेस जिसका नाम है ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग एम्प्लॉयज़। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जब एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट कर लिया जाता है, उनकी स्टाफिंग हो जाती है, तो उनका इंडक्शन कराया जाता है, यानी कि उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट देने की कोशिश की जाती है। मतलब होता है ना कि कभी कोई नया एम्प्लॉय आया ऑफिस में तो उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश की जाती है कुछ दिनों तक, कि वो क्या करे, अपनी जॉब को समझे, लोगों को समझे, ऑर्गेनाइजेशन को समझे, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए, ठीक है। फिर उसको ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद उसका डेवलपमेंट किया जाता है, उसकी स्किल्स को इन्हेंस किया जाता है। उसके बाद है करियर प्लानिंग। जब एक बार एम्प्लॉय की ट्रेनिंग पूरी हो गई तो समझ में आ जाता है कि इससे कैसा काम लिया जा सकता है। तो जैसे उसके अंदर क्वालिटीज़ होती हैं उस हिसाब से उस एम्प्लॉय को काम दे दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद है इंश्योरिंग कंप्लियंस टू रेगुलेशन। एचआर द्वारा ये इंश्योर किया जाता है कि जो भी नियम हैं उनका पालन अच्छे तरीके से हो। इसमें सबसे पहले है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मेंटेन किया जाता है, मतलब एम्प्लॉयज़ का मालिक के साथ में कम्युनिकेशन हो सकता है, दो एम्प्लॉयज़ के बीच में आपस का कम्युनिकेशन हो सकता है। तो कम्युनिकेशन स्टार्ट करवाया जाता है, कम्युनिकेशन बिल्ड करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। उसके बाद है हेल्थ। जो भी अगर कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, मान लो कोई भी हेल्थ रिलेटेड स्कीम आई कि क्या किया जाता है, कोई बीमा दिया जा रहा है, कोई अलाउंस दिया जा रहा है, तो उसके बारे में भी बताया जाता है एचआरएम द्वारा एम्प्लॉय को वो सारी चीज़ें भी उपलब्ध कराई जाती हैं, ठीक है।
उसके बाद है सेफ्टी, उसकी सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाता है कि एम्प्लॉय को अच्छी वर्किंग कंडीशन मिले। उसके बाद है एम्प्लॉय रिलेशन, एम्प्लॉय के रिलेशन को भी ध्यान में रखा जाता है। इसमें क्या होता है, इस्टेब्लिशिंग फेयरनेस, एक फेयरनेस इस्टेब्लिश की जाती है। किसी भी जाति के आधार पे, किसी भी जेंडर के आधार पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन न हो, इसका ध्यान रखा जाता है एचआरएम द्वारा। उसके बाद है लीगैलिटीज़, इसमें क्या किया जाता है, इसमें मान लो अगर एम्प्लॉय को कोई शिकायत है, कोई विवाद हो गया, कोई झगड़ा हो गया, तो उसको लीगल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। अगर एम्प्लॉय के साथ कोई गलत चीज़ हो रही है, उसकी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, उसकी सेफ्टी पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो उसके लिए भी कुछ कानूनी पक्ष होते हैं जिनको कौन देखता है, जिनको एचआरएम देखता है। और ये इंश्योर करता है कि जो एम्प्लॉय है उसके साथ किसी भी तरह का अन्याय न हो, ठीक है। और अगर कोई लीगल एक्शन लेने पड़े तो वो भी लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद है रिटेंशन एंड रिड्रेसल, इसमें एम्प्लॉयज़ को सुरक्षा दी जाती है, उनको अप्रेजल दिया जाता है, यानी कि अगर उन्होंने कोई अच्छा काम किया है तो उसके लिए उनको बोनस मिलता है, कुछ अच्छे मतलब कह सकते हो कि गिफ्ट वगैरह मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले है अप्रेजल, अप्रोप्रिएट अप्रेजल सिस्टम, अप्रेजल प्रोसेस, अप्रेजल दिया जाता है, मतलब अप्रेजल कैसे भी दिया जा सकता है, गिफ्ट दिया जा सकता है, बोनस दिया जा सकता है, ठीक है। अगर उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा वर्क किया है तो कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट भी दी जा सकती है, तो इसको बोलते हैं अप्रेजल। उसके बाद है कंपनसेशन एंड बेनिफिट, उनको अगर मान लो उनके साथ कुछ दुर्घटना हो गई है तो उनको कंपनसेशन भी दिया जाता है, उनको बेनिफिट्स भी तरह तरह के मिलते हैं। फिर है रिवॉर्ड्स, अगर उन्होंने कोई अच्छा काम किया है तो उनको मोटिवेट करने के लिए उनको रिवॉर्ड्स भी दिए जाते हैं। अब रिवॉर्ड के रूप में कुछ भी दिया जा सकता है, गिफ्ट भी दिया जा सकता है, प्रमोशन भी दिया जा सकता है, पैसे भी दिए जा सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर और एचआरएम के ऊपर कि वो एम्प्लॉयज़ को क्या देना पसंद करती है, क्या देना चाहती है, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा फंक्शन कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या क्या फंक्शन होता है, एक नज़र में हमने सारा देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बारी बारी देखेंगे, जो हमें यहाँ पे लिखा गया है ये सारी चीज़ें, इनको भी हम एक बार अच्छे से पूरा ब्रीफली डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप हमने जो भी आज पढ़ा वो आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।